साहब ने जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो, वहाँ सिविल वॉर ना हो। उनको नुकसान होगा लेकिन नेबर्स को भी होगा। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. There is no military solution in Afghanistan. The American people are weary of war without victory. Nowhere is this more evident than with the war in Afghanistan. And it's time to end the forever war. President Biden's decision has been historic. We are here to respect it and support it. I think they have the capacity to be able to sustain the government. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट। बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी सियासी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन हमारे हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत निहायत अहम जो मामला है वो है अफगानिस्तान का मामला। अभी आप देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज गवादर तशरीफ ले गए, उन्होंने अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, लेकिन वहां भी जाके उन्होंने अफगानिस्तान पे बड़ी तफसील में बात की और दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि वहां के जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर बहुत गहरे होंगे, नुकसानात पाकिस्तान को भी होंगे अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़ गए। खुदा न खास्ता तो शायद जब कहते जब हालात बेहतर होते, अब हर घंटे के साथ साथ हालात वहां बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान वो मुल्क है जो अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा उस पर असर होता है अफगानिस्तान के मामलात का। अफगानिस्तान का किस्सा आज क्या है? किस्सा ये है कि 2001 अक्टूबर में अमेरिका ने बड़ा धाड़ा था और अपनी फौज को उतारा था वहां अफगानिस्तान में, और ये कह के उतारा था कि तालिबान को खत्म करेंगे, और बहुत सी बातें हुई, ये तो तारीख में तमाम रकम है बातें। आज एज वी स्पीक अमेरिका हार गया, बुरे तरीके से हार गया, और अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं वो 450 तकरीबन ज़िले हैं, उनमें से 100 से ज़्यादा ज़िले उन्होंने उनके कंट्रोल में आ गए, और ये बताया जा रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। हालात बिगड़ने का मतलब ये है कि कोई सियासी जो होना था तस्फिया नहीं हुआ, सियासी एग्रीमेंट नहीं हुई। जो वहाँ के सदर हैं अशरफ गनी साहब, जो कि यकीनन अमरीकी उस पे एमा पे और अमरीकी सपोर्ट पर बैठे थे कुर्सी पे, उनकी कुर्सी बड़े जोर शोरों से हिल रही है। कब तालिबान अफगानिस्तान आएंगे, कब तालिबान पहुंच जाएंगे काबुल, ये बहुत बड़े सवालात हैं। अमेरिका क्या करेगा? और आज नाज़रीन हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे पैनल को दावत दी है जो कि अफगानिस्तान रह चुके हैं, अफगानिस्तान कुश्ते हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं वहाँ, और ये तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं ये बैनुल अक़वामी सूरत हाल को भी जानते हैं। आपको, हमें सबको अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और तालिबान के हवाले से यकीनन एक बड़ा अहम आपको चाहिए कि इस पर फोकस आपका रहे, और आपको एक बड़े तगड़े पैनल से ये बतलाएं कि इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल के अहम सवाल उठाएंगे। नाज़रीन, तालिबान के बढ़ते हुए कदमों को अमेरिका ने नहीं रोका, तालिबान काबुल पर कब तक कब्जा कर लेंगे? क्या तालिबान अफगानिस्तान में जीत गए हैं? क्या अफगान नेशनल आर्मी ने हथियार डाल दिए हैं? अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? खित्ते के मुमालिक और तालिबान, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, रूस, चीन और हिंदुस्तान, और फिर तालिबान मुखालिफ जो ग्रुप है, जो ताजिक हैं, उज़्बेक हैं और दीगर ग्रुप्स हैं, जिसमें के हिकमतयार साहब हैं, जिसमें मुहक्किक हैं, अब्दुल्ला हैं, ये तमाम जो ग्रुप्स हैं उन पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, इन सवालात को लेके हम चलेंगे। हमारे पास बड़ा एक तगड़ा पैनल है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान टू इंडिया अजीज़ अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब आप तशरीफ़ लाए। अयाज वज़ीर साहब, फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर सीनियर एनवॉय अफगानिस्तान और कतर, बहुत शुक्रिया अयाज वज़ीर साहब। ये इनको नाजरीन, ये तो इंसाइक्लोपीडिया हैं अफगानिस्तान पे। और रुस्तम शाह मोमन साहब, ये भी पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं
टू अफगानिस्तान और कमिश्नर फॉर अफगान रिफ्यूजीज भी रह चुके हैं, पॉलिटिकल एजेंट से इन्होंने अपना सफर शुरू किया, सेक्रेटरी इंटीरियर भी रहे। तो वो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है और उसका जो पाकिस्तान पे असर रहा थ्रू द इयर्स बहुत करीब से उन्होंने जाना है, समझा है, और आज हमें समझाएंगे ये कि क्या सूरत हाल हम एक्सपेक्ट करें फॉर पाकिस्तान। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। और लेकिन हम शुरू करेंगे नाजरीन आपलों की इजाजत से। मुनीर अकरम साहब हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मौजूदा यूनाइटेड नेशंस में, और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त वहां यूनाइटेड नेशंस में इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है। मुनीर अकरम साहब 2 ही रोज पहले पाकिस्तान से वापस लौटे। मुनीर अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया। अच्छा मुनीर साहब ये बताइएगा कि एवरीबडी वांट्स टू नो कि जिस तरह यहाँ एक परेशानी की वेव यानी फैली हुई है, लहर फैली है, क्या वहां जहां बैठे न्यूयॉर्क में वहां भी यूएन सेक्रेटरी जनरल को एहसास हो रहा है कि एक ये इम्पेंडिंग क्राइसिस लाइक सिचुएशन है अफगानिस्तान में? ये मेरे ख्याल में नसीम सबको एहसास है कि जो सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन है, बहुत जल्दी से उसमें तब्दीली आ रही है। और ये शुरू हुआ था जब से अमेरिका ने फैसला किया मई में कि वो विड्रॉ करेगा कंडीशंस के बगैर, तो उससे जो डायनेमिक्स चेंज हुई हैं। और अब तालिबान की जो मिलिट्री कैंपेन है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, उससे ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि या तो स्टेलमेट होगा और सिविल वॉर होगी या तालिबान की जीत होगी। दोनों सिचुएशंस में एक मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल रियलिटी है जिसको डील करना पड़ेगा। तो अभी तक लोग सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। रेफ्यूजीज का मसला है जिसके ऊपर सोच विचार भी हो रही है कि किस तरह से अगर रेफ्यूजी आउटफ्लो होगी तो उसको किस तरह से डील करना है। अगर अमन आएगा तो अमन किस तरह से आएगा, निगोशिएटेड सेटलमेंट अब किस किस्म की होगी। जो पहले निगोशिएशंस हो रही थी दोहा में, अब उसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं और उसकी पैरामीटर्स क्या होंगी। निगोशिएटिंग पार्टीज कौन है एक्सेप्टेबल तालिबान को। तो इस वजह से आई थिंक कि बहुत सारी फैक्टर्स चेंज हो गई हैं और रिकैलिब्रेट सब सोच रहे हैं इसको रिकैलिब्रेट किस तरह से करें। यूनाइटेड नेशंस में भी ये सोच चल रही है। अब तक एक फर्म कंक्लूजन्स मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की पर अगर फोकस रखें तो यूनाइटेड नेशंस जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कोई इस पे स्टेप्स लिए हैं, कोई एक्शन लिया, कोई डिसीजन ली है? नसीम, आपको जैसे याद होगा कि जो अमेरिकन अनाउंसमेंट से पहले सेक्रेटरी जनरल ने कोशिश की थी कि एक यहाँ डायलॉग बुलाया जाए जिसमें वो ट्राइका +1 है, उसमें ईरान भी आ जाए। पर उसमें उन्होंने हिंदुस्तान को भी इनवाइट करने की कोशिश की थी और उन्होंने अपना पर्सनल एनवॉय भी एक नुमाइंदा अपॉइंट किया है। तो उस वक्त मेरे ख्याल में कुछ रिजर्वेशन हमारी बहुत स्ट्रांग थी कि हिंदुस्तान को इसमें हम नहीं ले आना चाहते हैं इस डेलिकेट मोमेंट पर। और इस वजह से मेरे ख्याल में काफ़ी रिजर्वेशंस रूस की भी थी, चीन की भी थी। तो इस वजह से वो चल नहीं सका। अब सेक्रेटरी जनरल को वापस सोचना होगा कि इन मौजूदा हालात में जिस तरह से ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है अब वो क्या कर सकते हैं। तो फिल वक्त उन्होंने अगला स्टेप नहीं सोचा। आपने फरमाया कि उन्होंने एक सोचा था कि करें डायलॉग जिस पर कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल स्टेप उन्होंने नहीं लिया। मतलब वहां उन्होंने एक कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया हुआ, वहां देख रहे होंगे जी अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई एक तब्दीली वाली सिचुएशन है, उसमें क्या किया जाए। एज ऑफ नाउ उनका फोकस नहीं है इस सिचुएशन पर। नहीं, सिचुएशन पे बहुत फोकस है। पर उन्होंने जो पर्सनल एनवॉय लगाया है, जॉन अर्नो उसका नाम है, वो उसने रीजन में दौरा किया है। ईरान गए थे, पाकिस्तान आए थे, अफगानिस्तान में था। उनकी कंसल्टेशंस वो रीजनल कंट्रीज के साथ उसको कंसल्टेशंस के लिए अपॉइंट किया है। यहाँ बहुत करीबी तरीके से उस
पे जांच हो रही है, जो सिचुएशन इवॉल्व जैसे हो रही है उस पे जांच हो रही है, पर मेरा कहना है कि फाइनल कोई कंक्लूजन और स्ट्रेटजी जो है वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुई है, ना किस और की हुई है। पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशंस है यूनाइटेड नेशन से? आप यहां से गए हैं नेगोशिएशन करके, तो वहां जाकर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है जो आपने कुछ कन्वे किया हो यूएन को कि जी पाकिस्तान के ये कंसर्न्स है, हम चाहते हैं आपका ये रोल हो? जी देखें, हमने भी बहुत केयरफुली देखना है कि यूनाइटेड नेशंस का इसमें क्या रोल हो सकता है और क्या रोल होना चाहिए। जो यूनामा का मैंडेट है वो लिमिटेड है, इंटरनल सिचुएशन अफगानिस्तान के बारे में उसका यूनामा का मैंडेट है और रीजनल में अमन प्रमोट करने के लिए मैंडेट है। हम नहीं, मेरे ख्याल में हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी सिक्योरिटी काउंसिल में या सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट में आई, तो हमने बहुत केयरफुली इसको मैंडेट को देखना होगा कि हम क्या चाहते हैं। जो रेफ्यूजीज का सवाल है उसके ऊपर हम जरूर चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का रोल हो और यूनाइटेड नेशंस मदद करे। अगर रेफ्यूजीज वहां से आउटफ्लो फिर होती है तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम जरूर, इस पर हमारी एक्सपेक्टेशन है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का मुनीर अकरम साहब। तो नाज़रीन, अभी आपने सुना कि इस वक्त न्यूयॉर्क में क्या थिंकिंग है। हमने ऊपर से शुरू किया किस्सा के ग्लोबली क्या है, अब आते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास यहाँ। जी अजीज खान साहब, क्या आप देख रहे हैं तालिबान क्या जीत गए हैं, जीत रहे हैं, जीतेंगे? इस वक्त तो सिचुएशन इतनी फ्लूइड है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि तालिबान जीत रहे हैं या जीतेंगे। तालिबान को अभी फील्ड में काफ़ी सक्सेसेस हुई हैं और ड्रामेटिक तरीके से हुई हैं। उसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो यह है कि तालिबान ने इस वक्त जो अपना अटैक्स रखे हैं जहां, वो ऐसे एरियाज़ हैं जो दूर हैं, जो इतने ज़्यादा वेल गार्डेड नहीं हैं, जहाँ पे कि अफगान फौजी प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। और इसी वो आपने देखा था चंद सरेंडर्स के जो वीडियोज आए हैं, उसमें चंदे की सोल्जर्स होते थे, वो मोर पुलिसिंग टाइप के थे देन रियल कॉम्बैट ट्रूप्स। तो उसमें एक दूसरी चीज़ जो है, जो दो नुक्ता नज़र से देखी जा सकती है कि शुमाल के और ईस्ट के एरिया में, बदख्शान के एरिया में, और वहाँ जहाँ उनको इतनी इजी सक्सेसेस हुई हैं, वो आया उनकी कामयाब स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ से ये देखा जा सकता है कि शायद ये इट मे बी सम काइंड ऑफ ए ट्रैप, जहाँ पे कि उनको इनिशियली लाके और इसके बाद एक फौजी हमला किया जाए। तो ये दोनों तरीके जो हैं, ये इनको देखा जा सकता है दोनों नज़र से कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। अपेरेंटली तालिबान को सक्सेसेस मिल रही हैं ग्राउंड पे। याज वजीर साहब, आपको लग रहा है कि ये आपको लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन है कि कहीं ट्रैप किया जा रहा है? जो हम पढ़ रहे हैं, जो कहा जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि तालिबान आर ऑन अ विनिंग स्ट्रीक। मेरा ख्याल है कि अफगान गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि वो मेन सिटीज को डिफेंड करे, जो पेरेफरीज है उनको छोड़ दे। इसमें अगर देखा जाए तो अक्सर जगहों पे तालिबान ने जब सरकारी चेक पोस्ट वालों को इतला भेजी कि भाई या तो हथियार डाल दे, घरों को चले जाए, कुछ पैसे भी कह दिए कि ये दे देंगे घरों को चले जाए, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन लड़ोगे तो फिर नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादातर तो उस तरह सरेंडर हो गए, असला भी दे दिया, चले अच्छा, आपने नई बात जो फरमाई, आपने ये कहा है कि ये अपनी पेरिफेरी को जाने दे रहे हैं और जो सेंटर है उस पर फोकस करें, मेन सिटीज को। नाज़रीन, दिलचस्प ऑब्जर्वेशन सुनी हमारे दोनों फॉर्मर एम्बेसडर से। हम ब्रेक के बाद आते हैं, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और फिर जो बड़ा किस्सा है कि पाकिस्तान पे इसका क्या असर होगा और आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान का बाकी ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने सुना हमारे पैनलिस्ट फरमा रहे थे कि उनको नहीं लगता कि अभी तालिबान की जीत की बात हो सकती है, अभी तो द स्ट्रगल इज ऑन, द बैटल इज ऑन। लेकिन ये बताइएगा अजीज साहब कि तालिबान की जो उनको सामना है जिस फोर्स का, अफगान इस्लामी, वो तो जगह जगह सरेंडर कर रही है। और ये आज की बात नहीं, ये तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जहां थोड़ा सा उनको खौफ हिरास हो तो दे सरेंडर।
तो ये बैटल कैसे होगा, फाइट कैसे होगी? अफगानिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका सबसे बड़ी कमज़ोरी यही रही है कि एक तो मोटिवेशन कम है, दूसरे डिजर्शन का रेट उनका बहुत हाई रहा है। लोग कहते हैं 30%, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरे एनालिस्ट और लोग जो वहाँ मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम इतना है कि 20-25 हज़ार ऐसी फ़ौज है जो कि बहुत ही वेल ट्रेंड है, और वो मेरे ख्याल है वो काबुल के डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तालिबान के अटैक्स भी अभी तक, जैसे अयाज साहब ने भी कहा, वो पेरिफेरी के एरियाज़ में हो रहे हैं, लेस डिफेंडेड एरियाज़ में हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई बड़ा टाउन या एक सिग्निफिकेंट जगह नहीं, वो कह रहे हैं नॉर्थ में उन्होंने काफी लिए हैं। नॉर्थ में जितने भी एरियाज लिए हैं, बहुत से एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि गालिबन ये एक तरह का ट्रैप है उनके लिए, और उसके बाद जो लोकल फोर्सेस हैं उनकी, जो वॉरलॉर्ड्स हैं, दे विल आल्सो बी अनलीश्ड। अच्छा, तो ऐसा भी एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है सामने कि शायद अमेरिका ने एक्चुअली ये जांच लिया है कि अशरफ गनी साहब सरवाइव नहीं करने वाले, और ये भी उन्होंने समझ लिया है कि तालिबान तो अब आगे ही बढ़ेंगे, तो इसलिए उन पर अटैक ना करें, उनको रेजिस्ट ना करें, विच इज वाई तालिबान का एडवांस हो रहा है। अब जितने वेस्टर्न पेपर्स पढ़े वो तो ये कह रहे हैं। सो आपको क्या लगता है अमेरिका की इस वक्त क्या पॉलिसी है? देखिए, ये तो शुरू से ये बात वाज़ेह थी, मैंने कई इंटरव्यूज में ये बात कही थी कि जब दोहा में तालिबान और अमेरिकी बातचीत चल पड़ी, और एक तो इस पे याद आया, एक वजाहत यहाँ कर लो, अक्सर यहाँ कहा जाता है कि हमने बड़ी कोशिश की और तालिबान को राजी किया अमेरिका के साथ बात करने। ये मैं समझता हूँ कोई ना करे, इनको अल्लाह अकल दे। तालिबान तो हमेशा से यही कहते रहे कि हम अमेरिका से बात करेंगे, अशरफ गनी से नहीं करेंगे। अमेरिका इनकारी था कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, तो गुट ने अमेरिका ने टेक दिए दोहा में तालिबान से बात करने। तो वहां पे अमेरिका ने यही ज्यादती की कि अशरफ गनी को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेटर कि अशरफ गनी अगर सुलह करता है कर ले, नहीं तो असली स्टेक होल्डर यही है, इनके साथ हम बातें कर लेते हैं, एक तो हम निकल जाएंगे खैरियत से। उसके बाद अशरफ गनी की लोकल स्टैंडिंग बहुत ही कमजोर है। बिल्कुल, आपने खुद ही फरमा दिया कि इवन विद इन दैट कम्युनिटी जो उसके साथ रह रही है, उसके अंदर भी उनकी इतनी सपोर्ट नहीं है। ही इज आइसोलेटेड पैलेस के अंदर, हकीकत से खासा दूर है, लेकिन अभी तक कुर्सी को मजबूती से पकड़ा है। तो अशरफ गनी मेहरबानी कर ले, बेहतर ये होगा। अमेरिका ने तो उसको कह दिया, पहले उनको कह दिया कि इंटरिम गवर्नमेंट पे राजी हो जाओ, फिर लंदन बुला के उसको कहा कि तुम्हारा मसला है हल करा दो, नहीं हल करता है तो फिर ये अशरफ गनी ने तो ये कहा था ना कि ओनली माई डेड बॉडी विल गो, कि मेरी लाश ही यहाँ से निकलेगी। पहले से तो उनका तो अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर क्या हम समझे अजीज साहब के अमेरिका जो है, अमेरिका ने एक लेवल पर ये एक्सेप्ट कर लिया है कि तालिबान ही आगे जाएंगे, और तालिबान के साथ जो मुख्तलिफ, पहले तालिबान पे अमेरिका ने अब देव कम टू टर्म्स? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस हद तक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि उन्होंने अमेरिका ने ये ज़रूर रियलाइज़ किया है कि तालिबान को गवर्नमेंट का हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि तालिबान एक रियलिटी है। नहीं, अभी तक नहीं, अभी तो बहुत पार्टीज हैं। नहीं, बट देखिए ना, लेकिन अभी एज वी स्पीक सामने खड़ा कौन है? यानी कि तालिबान ही तालिबान है। आप मुझे कहें कि जी नहीं नसीम, आप देखें अफगान जो फोर्सेज हैं वो इधर खड़ी हैं, इनके प्रेसिडेंट गनी के लोग ये खड़े हैं, और हिकमत यार के ये खड़े हैं, और दोस्तम के ये खड़े हैं। वी डोंट सीम टू गेट दैट पिक्चर। अभी उसकी नौबत नहीं आई है, अभी तो आइसोलेटेड चेक पोस्ट पे चल रहे हैं। उन्होंने कोई बड़ा एरिया कैप्चर करेंगे, बड़ा टाउन। इवन बंदर शेख खान का जो है वो इतना बड़ा, कभी भी इतना डिफेंडेड एरिया तो वाई इज द वेस्टर्न प्रेस सेइंग कि जी 105 उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स कर लिए हैं 400 में से, देव गॉट, ये गलत है? बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट। मेरी तो अपनी राय ये है कि मिसाल यूं दूंगा कि अगर आपके केपी के जो सदरन एक्सट्रीम उधर डिस्ट्रिक्ट है, डीजी अपना दराबन है, टांक है, डीआई खान है, उसको अगर ले ले तो इस्लामाबाद के सेहत पे फर्क पड़ेगा। या वजीरिस्तान को ले ले, डिस्ट्रिक्ट अब आपने बना लिए, इस्लामाबाद के सेहत पे फर्क पड़ेगा। इस तरह उनके जो बाहर 100 वाले जो लिए हैं जिले, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। सिर्फ इन देखो, लेना खराब करना ये बहुत ही आसान है,
उसको गवर्न करना नामुमकिन है। ठीक है, ओके। सो अभी आप कह रहे हैं इट्स टू अर्ली, जो इनके एडवांसमेंट्स हैं दे कैन बी, आप तो फरमा रहे हैं दोनों के ट्रैप भी हो सकता है, तो उसके बाद फोर्सेस। ट्रैप का मैं एग्री नहीं करता, माय अपॉलॉजीज। ट्रैप का मैं एग्री नहीं करता। तालिबान की ताकत है, उनका अपर हैंड डेफिनेटली है, लेकिन उसको इसी तरह कबूल कोई नहीं करेगा कि बिल्कुल उन्हीं की हुकूमत। ये 1996 नहीं हो सकता कि तालिबान आ गए काबुल में, काजी वो जमाना कुछ और था। तो काबुल का कंट्रोल आप नहीं देखते तालिबान का इतने आसानी से नहीं। आगे क्या होता है वो तो देखना है कि किस आपने तरह इनकी के फोर्सेस की बात की, तालिबान की फोर्सेस को आप क्या कहेंगे? आई मीन तालिबान की फोर्सेस के मुतालिक जितना भी वो हमें तो अखबारों के से पता चलता है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर एक रियलिस्टिक असेसमेंट की जाए कि एक्चुअली तालिबान की कितनी फोर्सेस, वही जो आप कह रहे हैं ना कि 60 हैं, 70,000 है, कितनी है, क्योंकि एक ज़माने में तो 20-25 हज़ार होती थी, 96 में तो अब तो लाखों हैं, लेकिन हार्डकोर कम है, जो आपने फरमाया। वही है, वो वैसे ही लोग बैंड वैगन में शामिल हो रहे हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन एक्चुअल फाइटिंग फोर्सेस कितनी हैं इसका असेसमेंट बड़ा ज़रूरी है। अशरफ गनी की क्या, वजीर साहब, उनकी के बारे में क्या जो आपकी इस दोनों की सोच है, वही अफगानिस्तान में इस वक्त सोचा है कि ही इज बेसिकली वीक एंड गॉन, यानी कि वो आगे, उनके मुकाबले में दोस्तम, मुहक्किक, गुलबदीन हिकमतयार, ये जो फोर्सेस हैं उसके बारे में क्या वो किसी नेगोशिएटिंग पोजीशन में गए हैं? वो तालिबान के साथ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, या वो फिर भी अशरफ गनी से बातचीत करेंगे? वेयर डज कारज़ई स्टैंड इन ऑल दिस? मेरी अपनी राय ये है, मैं शायद गलत हूँ, बट माय असेसमेंट इज कि अफगानिस्तान में जितने भी आपने नाम गिनवाए, इनमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हामिद कारज़ई की है। कारज़ई इज एक्सेप्टेबल टू द तालिबान साइड आल्सो, एंड गवर्नमेंट के साथ तो करीबी है, लेकिन गवर्नमेंट अशरफ गनी के साथ नहीं है। तो अमेरिकनों को कोई खास पसंद नहीं अमेरिकनों को तो कुल के कहते हैं कि सारी गड़बड़ आप ही लोग कर रहे हैं। हामिद कारज़ई बहुत ही बेहतर है, बल्कि अगर सबको देखे तो वो अब देखेंगे कि पलड़ा किसका बारी है। जो ही देख लिया तालिबान आ गए तो फिर हर एक अपना उल्लू सीधा करेगा। अब्दुल्ला देख ले, इनको छोड़ के कहीं रास्ता निकालेगा। इसी तरह ये दूसरे जो आपने नाम लिए, और कुछ इनमें स्पेंड फोर्स है। रशीद दोस्तम वो रशीद दोस्तम नहीं है जो एक जमाने में था, उसको अता नूर ने खासा कमजोर कर लिया। अता की बात कर ले तो कुछ हद तक ठीक है, मलेशियाज है, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो नौबत आएगी जो पहले थी नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान की। अगर वो नौबत आती है तो फिर तो हिंदुस्तान भी गेम खेलेगा, ईरान भी गेम खेलेगा। आपको नजर आ रहा है कि उस तरह देखे ना, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेंड फोर्स है दोस्तम, तो नॉर्दर्न अलायंस भी तो अब्दुल्ला इज वन ऑफ द की पीपल, वो तो बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में भी जब आए उनकी बातचीत से ये तो नहीं लगता था ही वाज अ हार्ड लाइन, क्योंकि अब्दुल्ला की अपने अब्दुल्ला इज नॉट ए वॉरलॉर्ड, ही इज नॉट ए वॉरलॉर्ड, ही इज ए पॉलिटिकल फोर्स, और उनकी काफी फॉलोइंग है। अगर पॉलिटिक्स की बेसिस पे हो सारा, तो अब्दुल्ला डेफिनेटली इज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। लेकिन ये जो मलेशियस की जो आपने बात की है, उनकी न्यूसेंस वैल्यू होगी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किसी की भी नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फिर आप ये फरमा रहे हैं कि अलावा जो हार्डकोर आप बता रहे हैं कि कुछ इनकी अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं, या फिर अगर अमेरिका तय करे कि जी हमने एयर पार इस्तेमाल करनी है, हमने ड्रोन इस्तेमाल करने हैं, उससे हट के कोई तीसरा एलिमेंट इस वक्त ऑन द ग्राउंड नहीं है जो तालिबान को चैलेंज करे, या दाइश एलिमेंट है और टीटीए है, तरीके तालिबान और दाइश, कैन दे बी अ थ्रेट टू द तालिबान? मेरा ख्याल है कि ये दाइश वाला जो एलिमेंट है, ये फिलहाल सिर इतना नहीं उठाया, अभी इन दोनों को लड़ने देगा। फिर जब तालिबान, लेट्स प्रिज्यूम तालिबान का पलड़ा भारी है, दे विल टेक ओवर, वो कंट्रोल करेंगे। फिर अगर वो कुछ लोगों के काम नहीं चलाते, मैं नाम नहीं लूंगा, उन मुल्कों का लोग समझते जो समझते हैं, उन मुल्कों का काम अगर वो न चलाएं तो फिर आईएस जरूर सर उठाएगा, जो मुल्क उनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन, ये बड़ा क्लियर हो गया कि मेजर फोर्स है, लेकिन इस वक्त ऐसी फोर्स नहीं है कि आप कहें कि हमारे पैनल्स के मुताबिक कि वो यकदम जाके काबुल को
टेक ओवर करेंगे, बट क्लियरली वो इस वक्त लीड फोर्स है मिलिटरीली। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर बात करेंगे तालिबान और खित्ता, तालिबान और पाकिस्तान पर इसका असर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पर क्या असर होगा अफगानिस्तान की सिचुएशन का? हमें ज्वाइन किया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने, फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर थे टू अफगानिस्तान और कमिश्नर फॉर अफगान रिफ्यूजीज भी रह चुके हैं। बड़े अहम ओहदों से इन्होंने बड़े करीब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बदलते हुए हालात में देखें। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब। ये बताइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं अंदर, जो कहा जा रहा है कि खाना जंगी की तरफ भी बात बढ़ सकती है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा रुस्तम शाह साहब? देखिए, पाकिस्तान पे तो असर ये होगा कि पहले तो आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो अनसेफ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहां से हो सकता है कुछ महाजरीन आए, जैसे लोग कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में आएंगे, वो शायद ना आए, क्योंकि अब वो माहौल नहीं है जो 1979 में था, 1980 में, कि लोग वेलकम कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जिहाद की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। वो अब माहौल नहीं रहा और लोगों के एटीट्यूड में वो जज्बा, वो इंथुजियाज्म, वो मोहब्बत, वो अफेक्शन अब नहीं है। तीसरी बात यह है कि बॉर्डर को फेंस कर दिया गया है और अब उनके रास्ते जो है बहुत महदूद हो गए हैं जहाँ पे उनकी चेकिंग हो सकती है। उसके बावजूद अगर वो कुछ महाजर आ जाए तो उनको बॉर्डर के ट्रेनिंग एरियाज में आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। इस जिनीवा कन्वेंशन में भी यही है कि अगर कोई असाइलम शेल्टर लेने के लिए आपके पास आए किसी मुल्क से, उनके हालात के पेश नजर, तो आपको उनको पनाह देनी होगी। तो पाकिस्तान पे यही असरात होंगे, लेकिन जो देर पा असरात हैं कि वहां पे अगर इंस्टेबिलिटी है तो आपका जो है वो रिकंस्ट्रक्शन और उसमें जो आपका रोल था रिहेबिलिटेशन में वो नहीं होगा। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन, जो ताजिकिस्तान से जो बिजली आनी है वगैरह वगैरह, सेंट्रल एशिया के साथ आपके जो है वो मुतासर होंगे। तो ट्रेड जो है वो तो पहले तकरीबन कम हो चुकी है। हिंदुस्तान की ट्रेड अफगानिस्तान के साथ ज्यादा है और पाकिस्तान की कम है, जो एक लम्हा प्रक्रिया है। तो असरात तो इकोनॉमी पर भी होंगे, बॉर्डर पर भी होंगे और लॉन्ग टर्म हमारे सेंट्रल एशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पर भी होंगे। ये तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन इतना जब इसको बढ़ा चलाकर पेश किया जाता है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो यहाँ अमन होगा। अफगानिस्तान में किसी जमाने में बहुत अमन था, लेकिन यहाँ पे वो है वो बम ब्लास्ट हो रहे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसकी तरह मुंसलिक हो कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन, अफगानिस्तान की बदनगी से पाकिस्तान की बदनगी। लोग इसको जरा बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि न हिस्टोरिकली सही है न मुनासिब है। अच्छा, आप कह रहे हैं सही नहीं है। अजीज साहब ये बताइएगा कि अभी हमें ये पता चला है कि एक्चुअली ईरान ने प्लान एक दिया रिफ्यूजीज के लिए, और रुस्तम शाह साहब आप भी इसको एड्रेस कीजिएगा कि प्लान दिए जिसमें ईरान ने ये प्रपोज किया यूएन में कि हम अंदर जाके अफगानिस्तान की टेरिटरी पे रिफ्यूजी कैंप्स खोलें। तो उसमें कहा गया कि ये मुमकिन नहीं है। तो ये क्या, इज इट अ पॉसिबिलिटी, किस तरह की चीज करें? काफ़ी अर्सा पहले हमने टेकअप किया था ये यूएनएचसीआर के साथ कि अब अफगानिस्तान में जो अमन की सूरत है तो ये रेफ्यूजीज जो हैं इनके कैंप्स अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर बना लिए जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ रेफ्यूजीज से डील कर सकते हैं, अगर ये अंदर चले जाएंगे देन दे विल बी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, तो टेक्निकली उनके लिए लीगली उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने तो एज वजीर साहब बड़ी एक हौसला अफजा बात की। मुझे तो एज अ पाकिस्तानी आई फील दिस कि अगर वो फरमा रहे हैं कि वो उस तरह का असर पाकिस्तान पे नहीं होने लगा, यानी रिफ्यूजीज के हवाले से, आप अग्री करते हैं? देखिए, उन्होंने उसकी बैकग्राउंड बता दी, उसके वजूहात बताए कि क्यों ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर सिविल वार हो जाती है, देखो अफगानिस्तान की सिचुएशन बड़ी गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नौबत आ जाती है, शहरों का आप एक तस्वर कर ले कि कंदहार में लड़ाई है, गजनी में भी है, काबुल में भी है, मजार में भी है, शहरों में, बल्कि नॉर्थ में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, साउथ में है लेकिन कम है। तो फिर वो शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो किधर भागेंगे? वेयर वुड दे फील सिक्योर?
फिर तो जिसको जिस तरफ जगह मिले। वो कह रहे थे, आपके ऑफिशियल्स कह रहे थे, हमने किसी बात की, उन्होंने कहा, रुस्तम शाह साहब कुछ पाकिस्तानी कह रहे थे कि जी अगर आपने फेंसिंग भी की है लेकिन बॉर्डर के पार अगर लाख बंदा आके खड़े हो जाए फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? रुस्तम शाह साहब, आपने तो ये तमाम हालात देखे हैं, फर्स्ट हैंड देखे हैं, क्या करें आप अगर वहां लाख बंदा आके खड़े हो जाए? देखिए, पहली बात यह है कि अगर इंटरनली डिस्प्लेस लोग अफगानिस्तान के अंदर उनके लिए कैंप वगैरह बनाए जाएं तो ये एक अच्छा आइडिया है, ये हो सकता है, काबिल अमल भी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी मदद भी करेगी, पहले भी मदद करती रही है। इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर IDPs मौजूद हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके चले गए हैं इनसिक्योरिटी की वजह से, और उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है जी। तो वो बोझ आप पे नहीं आएगा, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे आएगा और वो इसको बर्दाश्त करेगी। दुनिया में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जंग की वजह से या कुछ इनसिक्योरिटी की वजह से लोग अपने मुल्क में जो है वो IDPs हो गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने उनकी मदद की है। तो मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर 1 लाख लोग आ जाएं तो आपको उनको पनाह देनी होगी, आपको उनको इजाजत देनी होगी, लेकिन यहाँ आकर भी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का उन पर बर्डन होंगे, आप पर भी बर्डन होंगे, क्योंकि आपके वसाइल को इस्तेमाल करेंगे, आपकी जगह को इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ज्यादा बोझ इंटरनेशनल कम्युनिटी पे आएगा और वो हम तसल्ली रखें कि वो इंशाअल्लाह उनकी मदद के लिए आएंगे। पहले भी इसी तरह होता रहा है, जैसे मुहाजिरीन आए 1980 में पाकिस्तान में तो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम यहाँ आ गया और उन्होंने उनकी मदद करनी। बिल्कुल पाकिस्तान पे तो बहुत कम बोझ पड़ा। बिल्कुल। अच्छा रुस्तम शाह साहब, आप ये बताइएगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो जहां से आपका वांटेज पॉइंट है कि इस वक्त तालिबान किस तरफ बढ़ रहे हैं और जो फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, व्हाट इज योर ओन रीडिंग ऑफ द सिचुएशन? देखिए, बात सिंपल है, अगर अफगान आर्मी इंटैक्ट रहती है तो तालिबान के लिए बड़े शहरों पर कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि एयर कवर उनके पास है, अफगान आर्मी के पास है, और वो एयर सपोर्ट इस्तेमाल करेंगे और तालिबान को निशाना बनाएंगे और तालिबान के लिए एडवांस करना बड़े बड़े शहरों पे जहाँ पे बेसिस है वहां पे बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि आया जो मलेशिया जिस वक्त बन रहे हैं वो तालिबान का रास्ता रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं। तीसरी बात यह है कि अफगान आर्मी से डिजर्शन और डिफेक्शन रेट कितना होता है, इस वक्त ये 10-12% है, अगर वो 20% तक बढ़ जाए तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। उस सूरत में अफगान नेशनल आर्मी डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ सकती है और उस वाइड से फायदा उठाते हुए दाइश भी हमले कर सकती है, सदाई महाज भी हमले करेगी, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के बीच में आएगी। ये सारी तंजीमें उस वाइड का, उस खला का फायदा उठा के अफगानिस्तान में जो है वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ अगर आप मलेशिया भी ऐड करें जो कि अफगान हुकूमत की ईमारत पर बनाए जा रहे हैं तो फिर ये एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन होगी। इसलिए जितनी जल्दी इसका खात्मा हो, चाहे तालिबान कब्जा कर लें, चाहे कोई समझौता हो जाए, अगर तालिबान की काबुल पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनको भी एक ब्रॉड बेस्ड मल्टी एथनिक हुकूमत बनानी होगी। अकेले तालिबान के लिए हुकूमत बनाना न मुनासिब है, न वो शायद कर सकते हैं, और उन्होंने इसकी गरज के लिए पहले से राब्ते किए हुए हैं। मसलन बासूर दोस्तम से उनके ताल्लुकात हैं, यहाँ पे हिज़्ब वहादत से उनके रवाबित हैं, जो पंशेर के जो बाज सेक्शन हैं उनके साथ उनके रवाबित हैं, जमीयत इस्लामी के साथ उनके रवाबित हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाए जिनकी लीडरशिप उनके पास हो और वो सब के सब रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का जो बहुत बड़ा तारीखी काम उनको दरपेश है उसमें वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकते। रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बड़ा स्टुपेंडस, बहुत एब्सोल्युटली जी, उसके बगैर हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। होगा जब अफगान तालिबान अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और वैल्यूज और नॉर्म्स के साथ अलाइन कर ले। बिल्कुल सही फरमाया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, वेरी क्विकली आप सबसे एक ही सवाल है, ये बताइए कि जो टर्की ने वहां एयरपोर्ट संभालने की बात की, फिर पाकिस्तान को कहा इन्वॉल्व हो और पाकिस्तान ने तो अपने आप को दूर रखा है,
तो आई मीन हाउ फार कैन दिस टर्किश फोर्स गो? ये तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी वो कर रहे हैं ये काम, और नेटो फोर्सेस का हिस्सा थे, तो वो कंटिन्यू करें। अगर अफगान गवर्नमेंट के साथ उनका कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो ये बायलैटरल। तो पाकिस्तान को तो दूर रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान को दूर रहना चाहिए। चाइना और रूस के साथ ताल्लुकात तालिबान के ठीक रहे, आप इसको कहां देखते हैं जाते हुए? वेरी क्विक रिस्पॉन्स। जी बिल्कुल, उनके ताल्लुकात उनके साथ सही है, बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं, बल्कि उनके अलावा भी दूसरे मुल्कों के दौरे किए हैं, ताल्लुकात हैं। तो इस मर्तबा तालिबान वो तालिबान नहीं रहे जो पहले थे, उनको भी एहसास है कि दुनिया हमें किस हालत में कबूल करेगी, तो हर एक के साथ वो ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ाते जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे रुस्तम शाह साहब, ये बताइएगा कि ये तो हम बात करें मलेशिया की और ग्रुप्स की और ममालिक की, जो अंदर अफगानिस्तान में और बिलखुसूस काबुल में जो सपोर्टर्स रहे हैं अफगान गवर्नमेंट के, आपको क्या कुछ अंदाजा है कि क्या वो भी अपनी आपको रीपोजिशन कर रहे हैं? यानी कि वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कि अशरफ गनी को पहले